जब क्लाइंट से ब्रीफ आता है, ड्राइंग होता है, फिर प्रोटोटाइपिंग में जाते हैं। प्रोटोटाइपिंग के लिए ड्राइंग्स चाहिए। ठीक है। सारा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कंप्यूटराइज मशीन्स पे होता है। ओके। और कंप्यूटराइज मशीन सॉफ्टवेयर से काम करते हैं। ठीक है, वो सारे सॉफ्टवेयर पे इंजीनियर्स काम करते हैं और प्रोडक्शन ड्राइंग बनाते हैं। समझ गया। जैसे अभी आप यहाँ पे देखते हैं, अभी ये है एक एयरपोर्ट के लिए एक कियोस्क बन रहा है। ओके। अब ये उसका आपको एक 3D वर्जन आपको दिख रहा है यहाँ अच्छा, पे। ये एयरपोर्ट में जो कियोस्क हम लोग देखते जी हैं। हाँ, अच्छा, ये ब्यूटी का कियोस्क है जो अच्छा। एयरपोर्ट पे आप देखते हैं। ठीक है। अभी इसका ही एक छोटा सा एक आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ मैं। जैसे ये है, हाँ। ऐसे प्रोडक्शन ड्राइंग, इसके बहुत सारे प्रोडक्शन ड्राइंग बनते हैं। अच्छा। जिसमें आपको हर चीज का जॉइनरी डिटेल्स, MM to MM में डिटेल्स मिलेगी, लुक वगैरह सब कुछ। सब पूरा। एक्चुअल में देखा जाए तो फर्नीचर पहले यहाँ पे बनता है, हाँ, फिर डिजाइन। उसका रेप्लिका प्रोडक्शन में क्रिएट होता है। ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक नॉक्स। वसई महाराष्ट्र से मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं नमन इंस्टोर लिमिटेड, जो कि बहुत जल्द SME में अपना IPO लेके आ रही है। दोस्तों, ये कंपनी रिटेल फिक्सचर्स बनाती है मल्टी ब्रांड शोरूम्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनके प्रमोटर राजू जी से और समझेंगे इनके बिजनेस के बारे में, इनके विजन के बारे में और क्या करने वाले हैं ये जो पैसा रेज कर रहे हैं इनसे। इससे पहले कि हम राजू जी से बात करें, दोस्तों आप में से कुछ लोग हमारे वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ गुजारिश है, आप सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, उससे जाइए, क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए हमारे कम्युनिटी के साथ, जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स और कंपनीज हैं। और स्टॉकनॉक्स में कंपनी को फॉलो करना एकदम भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं राजू जी से और जानते हैं इनके बिजनेस के बारे में। चलिए। हेलो राजू जी, हाउ आर यू? अरे हेलो विष्णु जी, हाय, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन। वेलकम टू स्टॉक नॉक्स। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप IPO लेके आ रहे हैं, बहुत जल्दी फंड रेज भी कर रहे हैं। तो जरा हमें ये बताइए सर, आप कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और आप क्या बनाते हैं? हम लोग बेसिकली रिटेल स्टोर फिट आउट्स बनाते हैं। रिटेल स्टोर फिट आउट्स, फर्नीचर, फिक्सचर्स, जो भी आप बोलते हो। तो वी वर्क फॉर वेरियस ब्रांड्स। ओके। हम लोग ब्रांडेड स्टोर्स जो रहते हैं उसका फर्नीचर बनाते हैं। एंड उसमें हम लोग का ज़्यादा जो एक्सपर्टाइज है, लाइफस्टाइल है, एपरल्स है, ब्यूटी है, इसमें हम लोग काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी सारी ब्रांड्स के लिए काम करते हैं। तो आप जो फिट आउट्स बोलते हैं, मतलब जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, हाँ, या स्टैंड अलोन ब्रांड्स हैं, हाँ, वो जो अपना प्रोडक्ट्स रखती है जिस हाँ, फिट आउट में, वो आप बनाते हैं। अगर मान अंदर का इंटीरियर। जी हाँ, अंदर का जो फर्नीचर रहता है, हाँ, फैक्ट्री में पूरा फर्नीचर बनता है। हाँ, और फिर लॉजिस्टिक्स से हम लोग उसको बेचते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। ओके। सो कुछ प्रोडक्ट्स ये जैसे हमें दिख रही है आप बनाते हैं। हाँ। बताइए थोड़ा इनके बारे में। सर, ये ब्यूटी के लिए है। इनफैक्ट दिस वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, जिसमें स्टेनलेस स्टील भी होती है, माइल्ड स्टील भी होती है, जिसमें इंजीनियरिंग वुड रहता है, पेंट रहता है, जिसमें लाइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इलेक्ट्रिकल्स का, और ब्रांडिंग रहती है। तो जब भी ऐसा बढ़िया सा फर्नीचर बना रहता है तो शॉपर्स जो रहता है उनको जो शॉपिंग करनी होती है तो दे गेट अ वेरी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। और एक शॉपिंग का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो एलिवेट होता है। सो फ्यू ऑफ द इंडस्ट्रीज जिसमें आप केटर करते हैं हमें बताइए, और कुछ आपके प्रोमिनेंट क्लाइंट्स अगर आप बता सकें तो। जैसे हम लोग अपैरल्स में रिलायंस के लिए काफ़ी ब्रांड्स कर रहे हैं, रेमंड कर रहे हैं, अरविंद कर रहे हैं। लाइफस्टाइल में भी काफ़ी सारे रिलायंस के अलग अलग ब्रांड्स हैं। ब्यूटी में हम लोग लैक्मे कर रहे हैं, टीरा कर रहे हैं, एंड देयर आर फ्यू अदर ब्रांड्स वी आर डूइंग इन ब्यूटी ऑल्सो। काफ़ी सारा ब्रांड का स्पेक्ट्रम काफ़ी बड़ा है। करेक्ट। सो अगर मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर ब्यूटी की ब्रांड की, और वहाँ पे अगर ऑल इंडिया में अगर समझ लीजिए उनका 10,000 स्टोर्स है या नया 2,000 स्टोर्स खोलने वाले हैं, तो वो आपको बल्क में ऑर्डर देते हैं, आप यहाँ पे बनाते हैं और उन्हें सप्लाई करते हैं ताकि वो अपना फिट आउट करें। जी राइट। तो ये सारी डिजाइनिंग टू सारे कंस्ट्रक्शंस मतलब मैन्युफैक्चरिंग आपके यहाँ पे इन हाउस ही होता है? जी। तो क्या प्रोसेस है, थोड़ा आप बताएं, फिर हमें अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी दिखा सकें तो। हाँ पक्का, हम श्योरली आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे। बेसिकली जब भी हम लोग का ब्रांड से इनिशियल डिस्कशन होता है तो वो टाइम पे ब्रांड से हम लोग की ड्राइंग की एक्सचेंज होती है, एक ब्रीफ की एक्सचेंज होती है, उसके बेसिस के ऊपर प्रोटोटाइपिंग के ऊपर काम होता है, उसके बेसिस के ऊपर कॉस्टिंग का काम होता है,
और एक बार कॉस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग स्पेसिफिकेशन सब फाइनल होते हैं उसके बाद में हम लोग रोल आउट में जाते हैं। और हमारा जो वेयर हाउस है 75,000 स्क्वायर फीट का विद हेवी ड्यूटी ट्रैकिंग, जहाँ पे हम लोग रेडी टू डिस्पैच मटेरियल रखते हैं। तो बेस्ड ऑन रोल आउट हम लोग स्टॉक रखते हैं और वो स्टॉक फिर वहाँ से बेस्ड ऑन ब्रांड्स रिक्वायरमेंट या उनका जो भी ऑर्डर रहता है वो हिसाब से वो शिप होता है। ठीक है, तो चले देखते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग Sure, प्रोसेस क्या sir. होता है और कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। श्योर सर। इसमें यस, सर हम कहाँ आ गए हैं बताइए प्लीज। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ओके। जैसे हमने बात किया, जब क्लाइंट से ब्रीफ आता है, ड्राइंग होता है, फिर प्रोटोटाइपिंग में जाते हैं। प्रोटोटाइपिंग के लिए ड्राइंग्स चाहिए। ठीक है। सारा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कंप्यूटराइज मशीन्स पे होता है। ओके। और कंप्यूटराइज मशीन सॉफ्टवेयर से काम करती है। ठीक है, वो सारे सॉफ्टवेयर पे इंजीनियर्स काम करते हैं और प्रोडक्शन ड्राइंग बनाते हैं। समझ गए। अभी ये है एक एयरपोर्ट के लिए एक कियोस्क बन रहा है। ओके। अब ये उसका आपको एक 3D वर्जन आपको दिख रहा है यहाँ अच्छा, पे। ये एयरपोर्ट में जो कियोस्क हम लोग जी हाँ, अच्छा। ये ब्यूटी का कियोस्क है जो अच्छा। एयरपोर्ट पे आप देखते हैं। ठीक है। अभी इसका ही एक छोटा सा एक आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ मैं। जैसे ये है, हाँ। ऐसे प्रोडक्शन ड्राइंग, इसके बहुत सारे प्रोडक्शन ड्राइंग बनते हैं। अच्छा। जिसमें आपको हर चीज का जॉइनरी डिटेल्स, MM to MM में डिटेल्स मिलेगी, लूप वगैरह सब कुछ। सब पूरा। एक्चुअल में देखा जाए तो फर्नीचर पहले यहाँ पे बनता है, फिर डिजाइन। उसका रेप्लिका प्रोडक्शन में क्रिएट होता है। ओके, सो ये पूरा डिजाइन, मेजरमेंट, लुक सब कुछ यहाँ पे सब, फाइनल सब, हो जाता सब, है। फिर इसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिया जाता है। परफेक्ट। ओके, सो अब हम लोग जाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ये डिजाइनिंग देख लिए, चलिए। थोड़ा सा अगर आप बारीकी से हमको समझाएंगे इसमें क्या हो रहा है तो हमारे दर्शकों को समझ में आएगा। सर इसमें है ना सारा मटेरियल स्पेसिफिकेशन होता है, कहाँ पे कौन सा मटेरियल है। ठीक है। दूसरा, कौन सा मटेरियल एक मटेरियल के साथ में कैसे फिट होगा। ओके। लाइटिंग किधर है, हार्डवेयर किधर है, क्या डिस्टेंस पे उसको प्लेस किया गया है, प्लस पूरा डायमेंशन यूनिट का वो सब डिटेल्स रहता है। इसमें सारी डिटेलिंग रहती है। प्रोडक्शन यूनिट अगर इसको फॉलो करे तो उसको और कुछ देखना नहीं पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन में गलती हुआ है हाँ। तो ऐसा समझ लो कि गलती चांसेस ज्यादा है कि इंजीनियरिंग में हुआ है, ड्राइंग में हुआ है। ओके। अगर ड्राइंग में गलती नहीं है तो प्रोडक्शन में गलती आने का चांसेस निग्लिजिबल है, क्योंकि मशीन ड्राइंग को एज इट इज रीड करता है। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने समझाया और हमें ये दिखा के एक आइडिया, क्लैरिटी मिल गई कि आप क्या करते हैं। अब हम चलते प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या बैठ के बात करते, समझते आपके बिजनेस के बारे में। चले प्लीज। श्योर, थैंक्स। तो सर हमने आपका डिजाइनिंग के बारे में समझा। अब नेक्स्ट कुछ प्रश्न हम आपसे अपना बिजनेस के बारे में समझना चाहेंगे एंड देन प्रोडक्शन कैसे होते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सर। चलिए, तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा गेमिंग एरिया है। अच्छा, एक काम करते हैं, चेस खेलते हैं थोड़ा बहुत, अगर आपको ठीक लगे कॉफी पीते हैं और बात करते हैं। श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज चलिए। व्हाइट इज योर्स, पहला चाली आपका। थैंक यू। सो दिस इज माय। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये है कि डिजाइनिंग के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है, वो कैसे प्रोडक्शन होता है और कौन से वर्टिकल्स में आप डील करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग को मटेरियल का अरेंजमेंट करना पड़ता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, ड्राइंग में सारी डिटेल्स रहती है, स्पेसिफिकेशंस रहते हैं, तो उसके ऊपर से बिल ऑफ क्वांटिटी, बिल ऑफ मटेरियल जो भी आप बोलते हो वो निकलता है और वो स्टोर्स को जाता है। ठीक है। सो स्टोर्स वो हिसाब से चेक करता है कि उसमें से कुछ आइटम पड़ी हुई है क्या पहले की। ओके। जो भी क्वांटिटी चाहिए वो स्टोर्स परचेज को भेजता है, इंटेंट भेजता है, परचेज ऑर्डर्स जनरेट करते हैं। ठीक है। जो हमारे वेंडर्स, रजिस्टर्ड अप्रूव्ड वेंडर्स रहते हैं उनको। ठीक है। और फिर उनमें से कोटेशन मंगा के जो भी रीजनेबली प्राइस्ड है या मेरिट्स के ऊपर परचेज ऑर्डर रिलीज किया जाता है। ठीक है। और सप्लायर माल भेजता है जो स्टोर्स में वापस अंदर आता है। और एक बार स्टोर में जब भी माल आता है तो फिर बाद में स्टोर वाले प्रोडक्शन को इन्फॉर्म करते हैं कि ये जॉब का मटेरियल आ गया है और आप प्रोडक्शन चालू कर सकते हो। एक तो बीच में इसमें क्वेश्चन कि जो स्टोर्स में आप सामान रखते हो वो कितने तरह के सामान आपके, क्योंकि मैंने स्टोर डिपार्टमेंट भी देखा, और कितने दिन का सामान रखते हैं आप स्टोर्स में, ऐसा कुछ रफ आइडिया अगर आप दे पाए। तकरीबन आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए कि कुछ आइटम ऐसी है जहाँ पे 30 दिन का इन्वेंटरी रहता है, कुछ आइटम ऐसी है जहाँ पे 15 दिन का इन्वेंटरी रहता है। सो डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम और वो आइटम प्रोक्योर करने की क्या चैलेंजेस है। अभी जैसे सर्टेन आइटम जो इम्पोर्ट बेस्ड है तो उसमें हमको 3 महीने की भी इन्वेंटरी रखनी पड़ती है। और नंबर ऑफ SKUs जो आप बोलते हो दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 2500 ऑड SKUs। सो दैट्स अ ह्यूज नंबर। हाँ, क्योंकि अलग अलग आइटम्स है, अलग अलग हर आइटम के नीचे फिर अपनी साइज है, थिकनेस है, स्पेसिफिकेशंस है। प्लस क्या है कि जो आपने अच्छा सा सवाल पूछा कितने वर्टिकल्स है, तो एक अपना स्टील है जिसमें माइल्ड स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसके काफ़ी सारे अंदर आइटम्स है। उसमें शीट मेटल आ गई, ट्यूब आ गई,
उसके बाद में वुड है, वुड में सॉलिड वुड हो गया, इंजीनियरिंग वुड हो गया, जैसे MDF है कि पार्टिकल बोर्ड है, लैमिनेट्स हो गए, फिर उसके बाद में प्लाईवुड हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे वो है। देन देयर इज़ अ प्लास्टिक ऑल्सो, जहाँ पे एक्रिलिक हो गया, अच्छा। विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। सॉलिड एक्रिलिक हो गया। सो काफ़ी सारी रेंज है, बड़ी रेंज है। एक बार प्रोडक्शन को जब भी मालूम पड़ता है कि उनका मटेरियल आ गया है, ठीक है। तो मेटल में ड्राइंग के ऊपर से ही सारे मशीन्स काम करते हैं, तो कटिंग होता है, कटिंग के बाद में बैंडिंग होता है, ठीक है। बैंडिंग होने के बाद में द मटेरियल गोज इन फैब्रिकेशन इफ रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमारे पास तकरीबन 100 ऑड वेल्डिंग स्टेशन है, जिसमें मिग वेल्डिंग है, टिक वेल्डिंग है, लेज़र वेल्डिंग है। अच्छा, हाँ। तो वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, उसके बाद में इट गोज फॉर अ पाउडर कोटिंग। कोटिंग भी इन हाउस ही होता है। पाउडर कोटिंग इन हाउस है, वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट लाइन है, 11 टैंक प्लस ड्रायर है, उसका ट्रांसपोर्टर पूरा ऑटोमाइज्ड है, PLC बेस्ड है, और फिर कन्वेयर पे जाता है पाउडर स्प्रे के लिए, एंड फिर असेंबली में जाता है। सिमिलरली वुड में अगर आप देखा जाए तो वुड का नॉर्मल प्रोसेस जो रहता है, मेटल में आप कट करके बैंड करते हो, वुड में बैंडिंग का रिक्वायरमेंट बहुत कम रहता है। तो नॉर्मली कटिंग होने के बाद में इट इज़ अ मॉड्यूलर फर्नीचर, तो कटिंग और एज बेंडिंग के बाद में इट गोज़ फॉर अ पैकिंग। और अगर कारपेंट्री ओरिएंटेड है, लिक्विड पेंट मारना है, उसके ऊपर पेंट फिनिश वगैरह है, तो इट गोज़ फॉर द कारपेंट्री डिपार्टमेंट, और वहाँ से फिर फिक्स फर्नीचर बनना है या जो भी बनना है वो करके फिर डिस्पैच होता है। अभी वुड में या मेटल में ये सब जब फर्नीचर बनता है, तो उसमें बहुत सारे फर्नीचर ऐसे रहते हैं जिसमें एक्रिलिक का इंपॉर्टेंट रोल है, ग्लास है, लाइटिंग है, प्रिंटिंग है, काफ़ी सारी मटेरियल्स सब जमा होते हैं। इट इज़ अ मल्टी मटेरियल joinery, we call it multi material. Okay. So we have to process right from wood, metal, plastic, stone, granite, As per the customer. as per the customer requirement, and most of the things are in house. Correct. उसमें जो प्रिंटिंग वाले आप बता रहे हैं, हम एक प्रिंटिंग का भी आपका एक सेटअप देखा जहाँ तरह तरह की प्रिंटिंग भी कर रहे हैं, तो ये भी आप इन हाउस कर देते हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट जी हाँ, आती है क्लाइंट्स की? जी हाँ, क्योंकि जब भी हम लोग स्टोर डिज़ाइन करते या स्टोर का डिज़ाइन किया हुआ फर्नीचर बनाते हैं, तो स्टोर इज़ अ वेरी वाइब्रेंट एरिया। एक वहाँ पे वाइब्रेंसी रहती है, वहाँ पे कलर्स रहते हैं, वहाँ पे डिज़ाइंस रहती है, तो देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स वेयर वी रिक्वायर प्रिंटिंग ऑल्सो। सो जैसे ब्यूटी हो गई, वहाँ पे जो प्रिंटिंग रहती है ज़्यादा करके बैकलिट रहती है, आगे प्रिंटिंग रहती है, पीछे लाइट रहती है, सो यू गेट वेरी ब्यूटीफुल इफेक्ट्स। करेक्ट। सिमिलरली अपैरल स्टोर्स रहते हैं, उसमें जो वॉल्स है उसके ऊपर काफ़ी सारी प्रिंटिंग्स रहती है, बाकी सारे फिक्चर्स पे प्रिंटिंग रहती है। प्रिंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है। तो सर जैसे क्योंकि ब्रांड के कलर के हिसाब से आप स्टोर की डिज़ाइनिंग करते हैं, ब्रांड का फील और लुक और बेहतर आ सके, ये करते हैं, तो इसमें आगे जाके और क्या वैल्यू एडिशन आप सोच रहे हैं आप इसमें कर सकते हैं क्लाइंटों की, और किस तरह के MNCs का आज के दिन में रिक्वायरमेंट चेंज होते जा रहा है जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, क्योंकि रिटेल एज अ सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है इंडिया में, तो क्या आपको लग रहा है आने वाले दिनों में क्या आप और इसमें एडिशंस करने की कोशिश करेंगे? रिटेल इज़ अ वेरी डिमांडिंग एंड वेरी चैलेंजिंग इंडस्ट्री। इट इज़ अ वेरी लिटरेट इंडस्ट्री आई वुड से, और आपने एक सही बात बोली, इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग एट द सेम टाइम, जिसकी डिमांड काफ़ी है, ज़्यादा है। तो अपार्ट फ्रॉम कलर, शेप, साइज, वाइब्रेंसी, मल्टी मटेरियल, डिजिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो धीरे धीरे रिटेल में काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है। अच्छा। एंड डिजिटल इज़ बिकमिंग स्लोली पार्ट ऑफ आवर फर्नीचर। तो क्या होता है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग को हमारे फर्नीचर के साथ में क्लब करना पड़ता है। अच्छा। सो वी हैव टू लर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी, एंड उसके जो रिक्वायरमेंट है वो हमको फर्नीचर के साथ क्लब करके फिर फर्नीचर को, फिट आउट्स को आगे भेजना पड़ता है, साइट पे इंस्टॉल करना पड़ता है। बट धीरे धीरे आगे जाके डिजिटल की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ने वाली है इन रिटेल फर्नीचर। बिफोर आई आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपनी चाली चल देता हूँ। यस। हाँ, तो ये प्रश्न, आप जब डिजिटल बोलते हैं तो क्या इसमें AI का इन्वॉल्वमेंट आने वाले दिनों में आपके इंडस्ट्री में होने वाला है? काफ़ी आएगा। काफ़ी आएगा। काफ़ी क्या वो आएगा। डिस्ट्रप्शन लाएगा, या आप उसको को अपने मतलब आप भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने सारे चीज़ों में AI का? और डिस्ट्रप्शन से ज़्यादा क्या हो जाए, डिस्ट्रप्शन तो मैं नहीं बोलूँगा, बट जो बाइंग एक्सपीरियंस होता है या कस्टमर पैटर्न जो होती है
जो कस्टमर या बिहेवियर जो होती है कस्टमर की, उसको रिकॉर्ड करने, उसको एनालिसिस करने में एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो और जैसे हमने बोला कि हम लोग वो फर्नीचर बनाते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट रखा हुआ है, सो बट नेचुरली ये सारी एआई टेक्नोलॉजी या डिजिटल टेक्नोलॉजी फर्नीचर के अंदर क्लब की गई हुई है। सो एआई इज गोइंग टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। मतलब एक बार आपके पास वो कंज्यूमर का डेटा आ जाएगा तो आप बैकवर्ड Yes. इंटीग्रेशन करके स्टोर्स को वैसे डिजाइन कर पाएंगे। ब्रांड्स कैन डू दैट। ब्रांड्स सर, आपने थोड़ा प्रोडक्शन का हमको बताया, वुड और मेटल, थोड़ा एक्रिलिक या प्लास्टिक का भी यूसेज आपने बताया। एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू आप बता पाएंगे कितना परसेंटेज कौन से वर्टिकल से आता है? जहाँ पे हम लोग रेवेन्यू मॉडल की बात करते हैं तो वुड और मेटल से ज़्यादा मैं आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहूँगा या अपन बात करेंगे, हमारे दो वर्टिकल्स है। ठीक है। एक जो हमारा मेजर वर्टिकल है विच इज़ अबाउट 65% ऑफ आवर टर्नओवर अप्रॉक्सीमेट, जो हमारा रिटेल फर्नीचर है, जिसकी मैंने अभी आपको बात बताई, प्रोडक्ट बताई, ड्राइंग्स बताया। 35% ऑफ आवर रेवेन्यू इज कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ओके। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जैसे हम लोग जो अपना कंट्रोल पैनल्स रहती है उसकी बॉडी सीमेंट्स को सप्लाई करते हैं। अच्छा। पेट्रोल पंप के जो कियोस्क रहते हैं जिसमें से आप पेट्रोल डीजल भरवाते हो अपनी हाँ, गाड़ी वो जो में, कियोस्क बनाया हुआ रहता है। अच्छा। उसका कियोस्क हम डोवर को सप्लाई करते हैं। देन देयर इज अनदर एमएनसी टूल्स को हम लोग कुछ एचवे क्लीन रूम के कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। कभी कभी वर्टिव को इनफैक्ट वी सप्लाई बैटरी रैक्स और सर्वर रैक, समथिंग लाइक दैट। ये जो हमारी वर्टिकल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब वर्टिकल में कैसा है कि जहाँ पे हमारा रिटेल फर्नीचर एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है, दुकान के अंदर रहता है, शॉप के इनसाइड रहता है, वेयर एज ऑल दिस प्रोडक्ट स्टेज इन आउटसाइड, करेक्ट, इन ओपन एनवायरनमेंट व्हिच इज इंडस्ट्रियल यूज वाला, या व्हिच इज अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। तो वी आर इन बोथ द वर्टिकल्स। रेवेन्यू वाइज 65% from the retail and 35% from the industrial. Industrial is basically repetitive job. Okay. Is a almost repetitive job every month. In that, if we bifurcate, you can say अगर put together total business में से 65% से ज़्यादा approximate 65 plus में metal रहेगा, and 35% के आजू बाजू में आप wood और acrylic को मिला सकते हो। ये आप इंडस्ट्री वाला पार्ट का बता रहे हैं? दोनों मिला के ओवरऑल। ओके, थोड़ा हमें ये समझाइए सर, आप वो इंडस्ट्रियल वाला रिकरिंग क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज़ अ रिक्वायरमेंट विच इज़ वेरी स्टैंडर्डाइज। ओके। नॉर्मली इंडस्ट्रियल में क्लाइंट में क्या रहता है कि उनके पास अगले 9 महीना 1 साल की ऑर्डर बुक रहती है। तो उनका काफ़ी सारा उनका क्लैरिटी रहता है कि अगले 1 साल में कितना काम होने वाला है। तो बेस्ड ऑन दैट उनका हमको भी फोरकास्ट रहता है, एंड वो लोग हमको भी एडवांस में बता के रखते हैं कि समझो जनवरी में बोल देते हैं फरवरी में कितना माल लगेगा, फरवरी में बोल देंगे मार्च में कितना माल लगेगा, एंड मोरलेस उनमें क्या 3 या 4 आइटम रहती है बट वही रिपीट होती रहती है। करेक्ट, समझ गए, मतलब आपको पता रहता है जी क्या आगे कब आपको क्या। रिटेल के धंधे में कलर, शेप्स, मटेरियल्स, ये सब में इनोवेशन होता रहता है, चेंजेस होते रहता है। वेयर एज इन इंडस्ट्रियल एक बार एक प्रोडक्ट डेवलप हो गया और वो चलते रहता है। ठीक है, क्लैरिटी आ गई सर। अब ये प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है आपकी, मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी, और कितना % प्रोडक्शन कैपेसिटी आप यूटिलाइज करके चल रहे हैं अभी? As of now, you can say that we are utilizing about 70% of our capacity. अच्छा, इंस्टॉल कैपेसिटी से about 25% तक आप समझ सकते हो कि कैपेसिटी अवेलेबल है। Sir, we have spent lot of money in 22-23 in the capex. Okay. And this is post that. और वो जब कैपेक्स किया था आपने, वो कहाँ से फंड किया था? लोन से, इंटरनल एक्रूवल से? Yeah, it was internal finance as well as debt. Combination of both. Combination of both. सर, आपके रेवेन्यू मॉडल थोड़ा हमें समझना है। एक तो हमें समझ में आ रहा है, क्या आप जब प्रोडक्ट अपना जो स्टोर का फर्नीचर, अगर मैं उसे बोलूँ, आप जब सप्लाई करते हैं तो वो आपको एक रेवेन्यू, वन टाइम रेवेन्यू जरूर मिलता है वहाँ से। इसके बाद क्या वो क्लाइंट से आप वापस वो नया स्टोर बैठाता है तभी पैसा मिलता है, या आपके कुछ रिकरिंग पैसे भी आते हैं, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल भी है? See, if you see our business model, we are basically in store furniture also, we are in rollouts. एक स्टोर 2 स्टोर ऐसा काम नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है। हमारे क्लाइंट के पास फोरकास्ट रहती है कि हमको साल में तकरीबन इतने स्टोर्स बनाना है, किसी को 50 बनाना है, किसी को 100 बनाना है। तो बेस्ड ऑन दैट एवरी क्लाइंट विल हैव फ्यू वेंडर्स नॉर्मली,
तो बेस्ड ऑन दैट उनका एक फोरकास्ट रहता है कि हम लोग को साल में नमन से इतने स्टोर लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। किसी को महीने में 4 चाहिए, किसी को महीने में 5 चाहिए, किसी को महीने में 3 चाहिए, किसी को 7 चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दैट, बट वी आर ऑलवेज इन रोल आउट। ठीक है। तो हमारा जो वेयर हाउस का फैसिलिटी है, रेडी फॉर डिस्पैच का जो वेयर हाउस है, वो उसी के लिए ही है कि क्लाइंट के यहाँ से रिक्वायरमेंट आया, उसके 1 या 2 दिन में वो स्टोर हम लोग यहाँ से भेज देते हैं और फिर वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है। बट वी आर नॉट इन अ मॉडल कि भैया 1 स्टोर बनाया या 2 स्टोर बनाया फिर क्लाइंट आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। समझ गए। इट इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री। ठीक है। सो रिकरिंग इनकम का कुछ आपके पास है? सो वन AMCs इज वगैरह? एज आई मेंशन कि स्टोर में फोरकास्ट रहता है ठीक है। कि अप्रॉक्सीमेट ईयरली फोरकास्ट क्या है, क्वार्टरली फोरकास्ट क्या है, प्लस मंथली कंफर्म फिगर्स रहते हैं। तो एक वहाँ से रिकरिंग, इट इज़ अ रिकरिंग बिजनेस, इट इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज, अगेन आई एम सेइंग थर्ड और फोर्थ टाइम, इट इज़ ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री जहाँ पे सारा प्लानिंग से काम होता है। और सेकेंड साइड जो इंडस्ट्रियल सेल है वहाँ पे इट इज़ फिक्स्ड कि हर महीना इतना माल जाने ही वाला है, ठीक है। इतना माल उनको लगने ही वाला है। So that is also recurring, but that is a more, you can say it is a confirm recurring. स्टोर में थोड़ा साइट के ऊपर डिपेंड रहता है, कभी ये महीने में ये साइट तैयार हुई या अगले महीने में साइट तैयार हुई, चालू साइट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट नॉट मच। ठीक है। मतलब मैं इसमें ये समझना चाह रहा था सर, क्या आप इंस्टॉल जब एक बार आप कर देते हैं फर्नीचर, उसके बाद क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है या उसको मेंटेन भी करते हैं आप? When we work in roll out तो क्या होता है कि we have to walk with the brand, तो we cannot say कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, या बट वंस वी हैव गिवन द हैंड ओवर, आवर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एंड आवर यूज़र इज़ वेरी लिटरेट, तो ऐसा नहीं है कि हमारा यूज़र उसको यूज़ बराबर नहीं कर रहा है। सेकेंड थिंग, एज आई मेंशन, आवर फर्नीचर इज़ इन अ एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे वो सब आफ्टर सेल्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं आती है। एंड ब्रांड भी नहीं चाहता है कि कोई ऐसा फर्नीचर बनावे जिसमें आफ्टर सेल्स की रिक्वायरमेंट बार बार आवे, अच्छा नहीं लगेगा। बट वी हैव टू स्टैंड विद द ब्रांड एंड आवर प्रोडक्ट, वो आप देते हैं एज अ सर्विस। यस। अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं सर। यस सर। थोड़ा रिपोर्टेड नंबर्स लास्ट ईयर आपने क्या टर्नओवर में किया, और थोड़ा मार्जिन अगर हमें बताएं आप कि क्या मार्जिन्स पे आप ऑपरेट करते हैं? See, 22-23 में we have done about 150 CR. Okay. Whereas in current financial year, in the first half, we did about 79 CR. Okay. और अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर की मार्जिन की बात करते तो मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं, बट वी आर वर्किंग एट पैट ऑफ अबाउट 8% ऑफ पैट। ओके। आप एक फंड रेजिंग में जा रहे हैं, आईपीओ के लिए आपने फाइल कर रखा है, कहाँ यूटिलाइज करना चाहेंगे ये पैसा? आप ऑब्जेक्ट क्या है आपके इशू का? The object of the issue is to put an additional facility. Basically, you can say expansion of the business. Okay. So आप करेंट कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, इसी वर्टिकल्स में काम करेंगे या नया कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं? See, ये 2 वर्टिकल तो है ही। हाँ। Additionally, the business is dynamic. हाँ। तो there is always an eye is always there for new openings. तो इंफ्रास्ट्रक्चर आज सबसे बड़ा ओपनिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज़ हो गया, पोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, मेट्रो वगैरह में इंटीरियर्स काफ़ी होता है, एयरपोर्ट्स में इंटीरियर्स बहुत होता है, फर्नीचर बहुत जाता है, तो ये सब एक अनटच एरिया है हमारे हिसाब से। प्लस वी आर हार्डली डूइंग एनी एक्सपोर्ट। एवरी कंट्री वांट्स one more country other than China, right, to purchase the material, particularly Europe and US. So 1 plus China, the China plus 1 policy. So export is a huge market, and we are quite competitive in cost. Okay. We are very comfortable. We are at par in quality. So yes, there are its challenges हैं अपने, जैसे कि अभी because of this Red Sea crisis, the container rates are very high. ऐसी अपनी geopolitical situation की वजह से challenges आती रहती है, but we are very competitive in export and we should do very well in export in the coming future. अभी कुछ है percentage as a sales? We have just started. हमारा एक shipment अभी शिकागो गया हुआ है, and we are about to send the next shipment to UK. So everything, अगर मतलब कंटेनर वगैरह का जो भी इश्यूज है अगर वो सेटल डाउन हो जाता है, you will have higher margins in export than domestic sales. Will it be fair to say? I would say margin wise, export cannot be higher. Okay. But export is
much organized market, and the payment is very anyway. Our payment is very safe because we work with corporates. We have hardly any bad debts. So, but export कैसा रहता है कि जहाँ पे आपके पास 6 महीने का 9 महीने का फोरकास्ट रहता है, and it's very organized market. Additionally, it is an add-on business. It is an add-on business, and which has a huge scale. Volumes are very high. Volumes are very high compared to domestic market. Exports volumes are very high. सर, आपके बिजनेस के बारे में हमें पूरा आइडिया लग गया, हम समझ गए कि आप क्या करते हैं, तो और आपके फाइनेंशियल्स के बारे में बात की। लेकिन एक प्रश्न आ रहा है, क्योंकि काफ़ी नीश अच्छा कैटेगरी हमको लगता है आपका, आने वाले दिनों में रिटेल सेक्टर को जब हम देखें तब, तो आपके मन में ये आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से ये जर्नी की? और एक प्रश्न मेरे दिमाग में सुबह से है, क्या ये नमन के नाम में पी नहीं है, तो ये पी का क्या मतलब है? Yes, retail is a very exciting business. अच्छा फ्यूचर है। ये आइडिया का जहाँ तक रिटेल के बिजनेस का सवाल है, तो ये जर्नी चालू हुई थी 1999 में, अंडर द नेम ऑफ सॉल्यूशंस। और 2010 में फॉर वेरियस रीजंस, बेटर रीजंस, टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस, वी स्टार्टेड नमन। जहाँ पे हम सारा प्रोडक्शन, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग वी ब्रॉट अंडर द वन अम्ब्रेला विच इज़ नमन। एंड 2010 onwards, Naman has continuously grown in all sense, whether it is a top line revenue, whether it is a bottom line, whether it is infrastructure, team, talent, customer base, kind of products we make, the knowledge. Naman Instro India Private Limited की वजह से पी है वहाँ पे। अच्छा, अभी ये लिमिटेड, now it has become limited. That's why the P is missing. Yeah, but काफ़ी टाइम से because of private limited we are being known as NIPL, and we will prefer to continue our market में goodwill है NIPL का, we'll prefer to continue with that. So yes, the name has been changed to Naman Instore India Limited, whereas the logo remains NIPL. Right. So as you are coming out with an IPO, 2 questions, any guidance you want to give? क्या करना, क्या हो जाएगा आगे, टर्नओवर कहाँ देखते हैं कंपनी को? And the final question, since you will have more shareholders, investors will be joining you, give us a 5-year vision for your company, where you want to take NIPL to. Sir, as far as the growth is something which is a continuous process, and the kind of business and the market we have in front of us, the numbers are, trust me, like it is beyond, it is much bigger. As far as the 5 years vision, I would say we would prefer to identify in market as a very respected global player in retail furniture manufacturing business. We will prefer to identify ourselves in industrial sector as one of the prominent player in India to supply good industrial products to the good customer base. Sir, it was wonderful speaking with you. आपके पूरे विजन को जाना, हमने बिजनेस के बारे में समझा, आपने प्रोडक्शन फैसिलिटी के बारे में जाना, हल्का सा हमने नंबर्स के बारे में जाना। हालांकि मैंने गाइडेंस के लिए पूछा, बट आपने एक लार्जर पिक्चर मुझे दिया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वी विश यू ऑल द सक्सेस गोइंग अहेड। आपका आईपीओ के लिए भी हमारे तरफ से शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों की तरफ से थैंक यू सो मच। Thank you, Vishnu ji. Thanks for coming here, giving us time, and it was honor meeting you. My pleasure. Same here. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. हेलो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी नमन इंस्टोर लिमिटेड की, जहां हमने राजू जी से बात की और उनके बिज़नेस के बारे में समझने की कोशिश की। आशा करता हूं आपको बिज़नेस के बारे में पूरा आइडिया लग गया होगा। दोस्तों, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हैं। आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर कुछ लेना है इस कंपनी में, तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आशा करता हूँ आपने वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में अभी तक जुड़ गए होंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो, नई कंपनी के साथ। तब तक जुड़े रहिए, ऐसे ही खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।